नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म एडन की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभ दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो बिना देर किए सीधे कहानी पर चलते हैं। यह फिल्म 1929 की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जब विश्व युद्ध प्रथम के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई थी। इसी उथल पुथल के बीच फ्रेडरिक रिटर और डोरा स्ट्राउच जर्मनी छोड़कर दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित वीरान द्वीप फ्लोरियाना पहुंचते हैं। दुनिया को रिटर के इस एकांत जीवन के बारे में केवल उन्हीं चिट्ठियों से पता चलता है जिन्हें कभी कभार वहां से गुजरने वाले जहाज उठा ले जाते हैं। रिटर का मिशन है एक नया दर्शन लिखना जो मानवता को खुद से ही बचा सके। वह मानते हैं कि जीवन का असली अर्थ है कष्ट सहना। इसके बाद दृश्य कई साल आगे बढ़ता है, जहां हमें एक और परिवार दिखाई देता है, पति पत्नी मार्गरेट और हेंज व्हिटमर और उनका बेटा हैरी। हकीकत यह है कि हेंज डॉ रिटर से गहराई से प्रेरित है। परिवार ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और नए जीवन की तलाश में इस द्वीप पर आ गया। यह सर्दी का मौसम 1932 है, यानी रिटर और डोरा को इस द्वीप पर आए हुए 3 साल हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद व्हिटमर परिवार रिटर और डोरा से मिलकर अपना परिचय देता है, लेकिन दोनों नए मेहमानों को देखकर साफ तौर पर परेशान हो जाते हैं। हेंज उत्साहित होकर बताता है कि डॉक्टर की चिट्ठियां अखबारों में छप चुकी हैं, जिससे वह जर्मनी में एक बड़ी सनसनी बन गए हैं। इसके बाद रिटर हेंज को अपने बगीचे में ले जाता है और उसे समझाने लगता है कि यहां जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है। वह नए आए मेहमान को डराने की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि इस द्वीप पर जंगली सुअर, कुत्ते और गायें रहती हैं। वह यह भी बताता है कि इस द्वीप पर कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, बस 2 छोटे छोटे झरने हैं जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। फिर रिटर व्हिटमर परिवार का सामान एक पालतू गधे पर लाद देता है, जिसे डोरा बेहद प्यार करती है। इसके बाद वह उन्हें पहाड़ियों के अंदर एक गुफा तक ले जाता है और कहता है कि वे वहां रह सकते हैं जहां उन्हें भीगना नहीं पड़ेगा। हालांकि पानी की कमी बहुत गंभीर है। जाने से पहले रिटर चेतावनी देता है कि गधे को रात तक लौटा दें, वरना डोरा उन्हें सबक सिखा देगी। उसी शाम डोरा रिटर से कहती है कि उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि वे उसे बेकार लगते हैं और इन्हें बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिटर उसे आश्वस्त करता है कि उसने उन्हें उस गुफा में रखा है जहां कोई फसल उग ही नहीं सकती। उसे पूरा यकीन है कि ये लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे और बारिश के मौसम से पहले ही यहां से चले जाएंगे। यह सुनकर डोरा विजिबली राहत महसूस करती है। आने वाले दिनों में व्हिटमर परिवार जी जान से मेहनत करता है ताकि उस जगह को रहने लायक बना सके। उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर रात में जब मार्गरेट लगातार कीड़ों और जंगली जानवरों की आवाजों से सहम जाती है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद वे ताजा बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक पानी की पाइपलाइन बना लेते हैं। एक रात मार्गरेट हेंज को बताती है कि उसकी माहवारी को 3 महीने हो चुके हैं, यानी वह गर्भवती है। यह सुनकर हेंज बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन दोनों परिवार अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं। तभी अचानक दूर से गोली चलने की आवाज आती है। रिटर तुरंत अपनी दूरबीन उठाकर देखता है और पाता है कि समुद्र तट की ओर एक नाव आ रही है, जिसे देखकर वह साफ तौर पर चिढ़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद नाव किनारे लगती है और उसमें से एक औरत उतरती है, एलोइस, जिसे उसके 2 प्रेमी रूडी और रॉबर्ट सहारा देकर ले जा रहे होते हैं। एलोइस द्वीप की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और वहां एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की बात करती है। इसके बाद तीनों बड़े उत्साह से पानी की ओर बढ़ते हैं और वहां जाकर एक दूसरे के साथ घुल मिलने लगते हैं, जबकि उनका नौकर मैनुएल ये सब उलझन भरी नजरों से देखता रहता है। कुछ देर बाद डोरा बगीचे में काम कर रही होती है। तभी वहां एलोइस अपने प्रेमियों के साथ पहुंचती है। एलोइस अपना परिचय देती है कि वह एक बैरोनेस है और बताती है कि वे लोग काफी समय से उस मशहूर डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। उसी वक्त रिटर बिना कपड़ों के बाहर आता है। एलोइस उत्साहित होकर कहती है कि वह हमेशा से उस इंसान से मिलने का सपना देखती थी जिसने प्रकृति को वश में कर अपना खुद का साम्राज्य बना लिया। वह दावा करती है कि उसने जिन जिन लोगों से मुलाकात की है, राष्ट्रपतियों से लेकर प्रधानमंत्रियों और दार्शनिकों तक, हर कोई उस प्रतिभाशाली आदमी के बारे में बात करता है जिसने कैविटी से बचने के लिए अपने दांत खुद ही उखाड़ डाले। रिटर उनसे पूछता है कि वे कहां डेरा डाले हुए हैं। इस पर एलोइस जवाब देती है कि वे समुद्र तट पर ठहरे हैं, लेकिन रिटर उन्हें चेतावनी देता है कि वहां पानी नहीं मिलेगा और वह उनके लिए एक बेहतर जगह जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलोइस और उसके प्रेमी एक तालाब में नहा रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन तभी व्हिटमर परिवार वहां पहुंच जाता है और उन्हें देखकर गुस्से से भर उठता है, क्योंकि वे उनकी एकमात्र पीने योग्य पानी की जगह को गंदा कर रहे थे। एलोइस शांत रहते हुए माफी
मांगती है और कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। वह अपना परिचय उनके नए पड़ोसी के रूप में देती है और यह भी बताती है कि वह यहाँ एक रिजॉर्ट बनाने की योजना लेकर आई है। एलोइस बताती है कि रूडी उसका इंजीनियर है और रॉबर्ट उसका बॉडीगार्ड। इसके बाद वह हेंज को कुछ चिट्ठियां देती है और कहती है कि इनमें से कुछ व्हिटमर परिवार के लिए हैं और कुछ रिटर के लिए। वह विनम्रता से हेंज से कहती है कि इन्हें आगे पहुंचा दे। बाद में हेंज वह चिट्ठियां रिटर को देता है, लेकिन पता चलता है कि लिफाफे पहले से ही खुले हुए हैं। रिटर गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि एलोइस ने जब उनसे मुलाकात की थी तो तब क्यों नहीं चिट्ठियां दी। डोरा को शक होता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि उन्हें लगे कि हेंज ने चिट्ठियां खोलकर पढ़ी हैं और दोनों परिवार आपस में लड़ पड़े। इस पर गुस्से में हेंज एलोइस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वह क्यों पड़ोसियों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहती है उनके पत्र खोलकर। लेकिन एलोइस शांत रहकर जवाब देती है कि डॉक्टर ने भी वही किया था जब उसने उसे हेंज का पानी का स्रोत दिखाया, न कि अपना, ताकि दोनों आपस में भिड़ें। इसके बाद एलोइस उसे अपने भव्य रिजॉर्ट की योजना दिखाती है और कहती है कि यह सिर्फ करोड़पतियों के लिए एक एक्सक्लूसिव जगह होगी। लेकिन हेंज को शक होता है कि इतनी कठोर जगह पर यह संभव भी है या नहीं। उसका जवाब सुनकर एलोइस साफ तौर पर नाराज हो जाती है। इसके बाद दृश्य कट होकर उस झरने पर आता है जहां व्हिटमर परिवार आधा घर बना चुका है। सब कुछ ठीक ठाक चलता दिख रहा है और मार्गरेट उत्साह से अपने पति को उनकी पहली सब्जी दिखाती है। लेकिन उनका यह सुकून अचानक टूट जाता है जब एलोइस अपने प्रेमियों के साथ वहां डेरा डाल देती है, क्योंकि समुद्र तट पर गर्मी असहनीय हो चुकी थी। व्हिटमर परिवार को यह बेहद खलता है, लेकिन बैरोनेस उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह यहां सिर्फ तब तक रुकेगी जब तक उसका रिजॉर्ट बन नहीं जाता और रूडी नया जलस्रोत नहीं ढूंढ लेता। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रूडी लगातार झुंझलाने लगता है। रूडी बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी सही जगह पर कुआं नहीं खोद पाता। वह गुस्से में कैंप लौटता है और वहां पहुंचकर और चिढ़ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट और एलोइस तेज आवाज में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। कुछ देर बाद एलोइस बाहर निकलती है और रूडी से कहती है कि वह एक कॉर्न का कैन गर्म कर दे। लेकिन रूडी भड़क उठता है और कह देता है कि उनके पास कोई खाना ही नहीं है। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि उनके पास न खाना है, न बगीचा है और न ही कोई होटल, और यह सब सिर्फ उसकी गलती है जिसने उन्हें यहां खींच कर लाया बिना किसी असली योजना के। रूडी की यह बात सुनकर आहत एलोइस रोते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। अगले दिन मार्गरेट घर पर अकेली होती है, जबकि उसका पति और बेटा जंगल में शिकार करने गए होते हैं। रॉबर्ट और मैनुएल दूर से उसे और घर को ध्यान से देखते रहते हैं। अचानक मार्गरेट के पेट में तेज दर्द उठता है, जो उसे अजीब लगता है क्योंकि उसके बच्चे के जन्म में अभी हफ्तों बाकी हैं। दर्द बढ़ने पर वह घबराकर अपने पति को पुकारती है, लेकिन वह आसपास नहीं होता। बेबस होकर मार्गरेट मदद लेने के लिए निकल पड़ती है। उसी दौरान रॉबर्ट और मैनुएल चुपके से घर में घुस आते हैं और खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद मार्गरेट बैरोनेस के कैंप पहुंचती है और घबराकर एलोइस, रूडी और यहां तक कि मैनुएल को भी आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हम देखते हैं कि एलोइस और रूडी कैंप के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन वे जानबूझकर उसे अनदेखा कर देते हैं। उसी समय चोर घर के अंदर डिब्बा बंद खाना ढूंढ निकालते हैं और जितना हो सके उतना चुराने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें मजबूरन छिपना पड़ता है, क्योंकि दर्द से कराहती हुई मार्गरेट घर वापस लौट आती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वह जमीन पर अखबार बिछाती है। मार्गरेट खुद को अकेले ही बच्चा जन्म देने के लिए तैयार करती है, जबकि चोर छिपकर यह सब देखते रहते हैं। उसी समय उसे बाहर से गाय के रंभाने की आवाज आती है और वह देखने के लिए बाहर जाती है, जिससे चोरों को भाग निकलने का मौका मिल जाता है। मार्गरेट की हालत और बिगड़ जाती है जब कई जंगली कुत्ते घर के आसपास आ जाते हैं और उस पर भौंकने लगते हैं। बेचारी औरत, जो पहले ही प्रसव पीड़ा से जूझ रही है, झाड़ू लेकर कुत्तों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है। इसी बीच एलोइस गुस्से में होती है कि मर्द इतने कम खाने का सामान लाए हैं जो कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं चलेगा। यहां मैनुएल घबराकर बताता है कि मार्गरेट अकेले ही बच्चा जन रही है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। रूडी भी इस बात से सहमत होता है, लेकिन निर्दयी एलोइस उन्हें सख्ती से रोक देती है और कहती है कि वे यहां सिर्फ उसकी मदद करने आए हैं, किसी और की नहीं। इसी दौरान गर्भवती महिला का पानी फट जाता है और वह भयंकर कुत्तों से घिरी रहती है। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर उन पर चिल्लाती है और अंततः अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन तभी कुत्ते उसके नवजात शिशु पर हमला करने की कोशिश करते हैं और मार्गरेट उसे बचाने में असमर्थ हो जाती है। तभी हेंज और हैरी समय पर पहुंचते हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं, जिससे कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। खुशकिस्मती से बच्चा स्वस्थ नजर आता है, लेकिन मार्गरेट की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। बेचैन हेंज तुरंत डॉग रिटर के पास दौड़ता है और उससे अपनी पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाता है। पहले तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, लेकिन जब डोरा भी उससे अनुरोध करती है
तो वह अनमने मन से व्हिटमर परिवार की मदद करने को तैयार हो जाता है। मार्गरेट की जांच करने पर डॉक्टर को पता चलता है कि प्लेसेंटा उसकी गर्भाशय में खतरनाक तरीके से अटका हुआ है। अब डॉक्टर को तुरंत गर्म पानी और एक चम्मच की जरूरत होती है ताकि समस्या को ठीक किया जा सके। उसी दौरान मैनुएल, जो चुपके से जासूसी कर रहा होता है, भागकर एलोइस के पास जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर मार्गरेट की मदद करने पहुंच चुका है। यह सुनकर बैरोनेस आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अब पड़ोसी आपस में दोस्त न बन जाए। वह मैनुएल को डांटते हुए कहती है कि उसे डॉक्टर को रोकना चाहिए था, यहां तक कि उसे चोट भी पहुंचानी चाहिए थी। एलोइस की यह पागलपन भरी बातें सुनकर मैनुएल का सब्र टूट जाता है और वह उसे बुरी औरत कह देता है। यह सुनकर एलोइस गुस्से में आकर तुरंत उसे नौकरी से निकाल देती है। दूसरी ओर रिटर कुशलता से फंसा हुआ प्लेसेंटा निकाल देता है और आखिरकार मार्गरेट की जान बचा लेता है। इसके बाद दृश्य गर्मियों में कट होता है, जब पूरा द्वीप सूख चुका होता है। रिटर लगातार लिखता रहता है, लेकिन उसे नए विचार नहीं मिलते। उसकी सारी बातें बस दूसरे दार्शनिकों की नकल जैसी लगती हैं। उधर रूडी व्हिटमर परिवार के पास आता है और गिड़गिड़ाकर खाना मांगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। दंपत्ति दयालुता दिखाते हुए उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं। इसी दौरान रूडी चौंकाने वाला खुलासा करता है कि एलोइस असली बैरोनेस नहीं है। उसने अपना पूरा व्यक्तित्व फिल्मों से चुराया है, उसका लहजा, उपाधि और यहां तक कि कहानियां भी। वह आगे बताता है कि उसके माता पिता ने उसे उसके बुरे स्वभाव की वजह से घर से निकाल दिया था और इसके बाद उसने पेरिस में एक कैबरे डांसर के तौर पर काम किया। वहीं उसकी मुलाकात रूडी और रॉबर्ट से हुई। कुछ समय बाद एक जहाज द्वीप पर आता है, जिसमें एलन हैनकॉक नाम का आदमी एक अभियान दल लेकर आता है। एलोइस तुरंत कैंप की सफाई में जुट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही आदमी उसका टिकट है, जिससे वह इस द्वीप से बाहर निकल सकेगी। जल्द ही हमें पता चलता है कि एलन रिटर से मिलने आया है और वह सभी के लिए बेहद जरूरी सामान और खाना भी लेकर आया है। कुछ देर बाद एलोइस एक शानदार ड्रेस पहनकर एलन के पास पहुंचती है और बिना किसी मुश्किल के उसे अपने आकर्षण में फंसाने की कोशिश करती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि एलन सिर्फ एक खोजी यात्री ही नहीं, बल्कि एक मशहूर और अमीर हॉलीवुड फिल्म निर्देशक भी है। शाम को एलन एक छोटी सी पार्टी आयोजित करता है, जहां वह डॉक्टर को उसकी बहादुरी के लिए बधाई देता है, व्हिटमर परिवार को फ्लोरियाना के पहले बच्चे के लिए शुभकामनाएं देता है और आखिर में एलोइस की सुंदरता की तारीफ करता है। डिनर के बाद अभियान दल अगले दिन रवाना होने की तैयारी करता है, इसलिए बेताब एलोइस एलन को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलन विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। चालाक एलोइस फिर भी नाटक करती है और सीने में दर्द होने का बहाना बनाकर उसका हाथ अपने सीने पर रखती है, यह कहते हुए कि वह अकेलेपन से पीड़ित है। यह सुनकर एलन जोर से हंस पड़ता है और साफ कर देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वह उससे विदा लेता है, जिससे एलोइस हैरान रह जाती है कि कोई उसे ठुकरा भी सकता है। अगले दिन जहाज बिना उसे साथ लिए रवाना हो जाता है। इससे एलोइस बेहद निराश और चिंतित हो जाती है। दोपहर में रिटर को पता चलता है कि एलन द्वारा छोड़ा गया सारा सामान एलोइस ने चुरा लिया है, जिससे वह गुस्से से भर उठता है। इसके बाद वह व्हिटमर परिवार के पास जाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है पक्ष चुनने का। इसके साथ ही रिटर और हेंज राइफल उठाकर एलोइस के कैंप पहुंचते हैं और उससे चुराया हुआ खाना वापस करने की मांग करते हैं, लेकिन एलोइस साफ इनकार कर देती है और यहां तक कि हेंज का मजाक उड़ाती है कि वह सोच भी कैसे सकता है कि रिटर उसके साथ खाना बांटेगा। यहां रॉबर्ट बंदूक निकालता है और उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरेट बीच में आकर किसी भी खून खराबे को रोक लेती है। घर लौटने पर रिटर गुस्से से पागल हो उठता है और अपनी टाइपराइटर पर गोलियां बरसाने लगता है। इसके बाद वह ऐलान करता है कि वह शिकार पर जा रहा है और आखिरी बचा हुआ खाने का डिब्बा भी साथ ले जाता है। डोरा विरोध करती है और कहती है कि यह तो मुर्गियों के लिए रखा गया है, लेकिन रिटर तर्क देता है कि वे सड़े गले टुकड़े भी खा सकती हैं और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसी दिन बाद में रूडी व्हिटमर परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, जब एलोइस बाहर आती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। अनमने मन से रूडी उसके पास जाता है। एलोइस उसे खाना और कपड़े थमाते हुए कहती है कि अगर वह जाना चाहता है तो आजाद है, क्योंकि उसने कभी उसे रोकने का इरादा नहीं किया था। यह सुनकर रूडी भावुक हो जाता है और उसे चूम लेता है, फिर पूछता है कि उसके जाने से पहले क्या वह उसके लिए कुछ करना चाहती है। आधी रात को व्हिटमर परिवार अजीब सी आवाजों से जाग उठता है, जो उनके बगीचे से आ रही होती है। हेंज राइफल लेकर बाहर निकलता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि उनका पानी चोरी हो चुका है। वह आवाज की दिशा में एक गोली दाग देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। असल में वह डोरा का प्यारा गधा होता है। अगले दिन डोरा देखती है कि उसकी मुर्गियां बीमार हो गई हैं। वह घबराने लगती है जब उसे एहसास होता है कि उसका गधा भी गायब है। वह व्हिटमर परिवार के पास जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन सब अनजान बनने का नाटक करते हैं।
बेचारी औरत टूटकर घुटनों पर गिर पड़ती है। तभी हेंज तुरंत उसकी मदद करता है और उसे घर ले जाता है। हेंज अकेले में रिटर से बात करता है और उसे सब कुछ बता देता है। कुछ ही देर बाद वे देखते हैं कि रॉबर्ट झाड़ियों में छिपकर जासूसी कर रहा है और फिर भाग खड़ा होता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह सब एलोइस की ही साजिश थी। गुस्से से भरे दोनों उसे सामना करने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें रूडी मिल जाता है। रूडी तुरंत सबके सामने माफी मांगता है और कबूल करता है कि एलोइस ने ही उसे गधा चुराने के लिए मजबूर किया था। वह मान लेता है कि उसे बस घर लौटना है। यह सुनकर दोनों उसे माफ कर देते हैं। जब हेंज घर लौटता है, वह अपनी पत्नी और बेटे को जंगल में घास इकट्ठा करने भेजता है ताकि बरसात से पहले छत को मजबूत किया जा सके। इसके बाद रिटर, रूडी और हेंज एलोइस का सामना करने पहुंचते हैं और उसे तंबू से बाहर आने को कहते हैं, लेकिन एलोइस इनकार कर देती है। तभी रॉबर्ट गुस्से से बाहर निकलता है और उन पर टूट पड़ता है। वह बेहद ताकतवर साबित होता है और तीनों को एक एक करके पछाड़ देता है। वह लगभग रूडी को मार ही डालता है, लेकिन आखिरी पल में हेंज बीच में कूद पड़ता है और उसकी जान बचा लेता है। हेंज बार बार उसे छुरे से गोदता है जब तक कि वह जमीन पर गिरकर दम न तोड़ दे। कुछ ही पल बाद एलोइस कैंप से बाहर आती है और अब यह दिखाने लगती है कि वह रॉबर्ट की शिकार थी। वह कहती है कि रॉबर्ट बहुत हावी रहता था और वह बेतहाशा उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। फिर वह तीनों को लालच देती है कि अब उसका रिजॉर्ट वे सब बराबर बराबर बांट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कीमत साबित कर दी है। लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और फिर ऐसा होता है। रिटर ठंडे मन से उसकी खोपड़ी में गोली उतार देता है। गोलियों की आवाज मार्गरेट सुन लेती है। उसके बाद तीनों पुरुष दोनों लाशों को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। फिर और तीनों ये तय करते हैं कि अपनी पत्नियों को कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन रूडी दोनों परिवारों के पास जाकर कहता है कि एलोइस और रॉबर्ट जहाज से चले गए हैं और पीछे एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं। लेकिन औरतों को तुरंत शक हो जाता है, क्योंकि एलोइस का अपने कीमती सामान को छोड़ जाना नामुमकिन लगता है। यहां तक कि रिटर भी शक जताने का नाटक करता है, जिससे हेंज और ज्यादा बेचैन और डरा हुआ महसूस करने लगता है। इसके बाद रूडी कुछ कीमती सामान रिटर को बेच देता है ताकि थोड़े पैसे लेकर हमेशा के लिए यहां से निकल सके। बाद में घर पर मार्गरेट अपने पति से सामना करती है और कहती है कि उसे पता है वे दोनों मर चुके हैं, क्योंकि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। वह बताती है कि उसने पिछली रात उसकी राइफल जांची थी और उसमें सारी गोलियां भरी हुई थीं, मतलब गोली रिटर ने चलाई थी। यहां मार्गरेट को पूरा यकीन है कि डॉक्टर गवर्नर को चिट्ठी लिखेगा और हेंज पर ही हत्या का इल्जाम लगाएगा। ऐसा करके वह उन्हें गिरफ्तार करवाएगा और फिर से अकेला इस द्वीप पर राज करेगा। यह सुनकर हेंज पछता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन मार्गरेट पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि वह कभी किसी को अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने देगी। दूसरी ओर डोरा रिटर से तंग आ चुकी होती है और ऐलान करती है कि उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वह बताती है कि वे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए आए थे, लेकिन अब रिटर का पूरा समय पड़ोसियों से चालाकी करने में ही निकल जाता है। रिटर कहता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन डोरा जवाब देती है कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है और उसे गद्दार तक कह देती है। बाद में डोरा जंगल में होती है जब उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट ने सुना होता है कि उनके मुर्गे मुर्गियां बीमार हैं। वह उसे कुछ स्वस्थ मुर्गियां और अंडे देने की पेशकश करती है, लेकिन डोरा साफ इनकार कर देती है। फिर मार्गरेट तुरंत उसे चेतावनी देती है कि रिटर एक खतरनाक आदमी है और शायद एलोइस की हत्या भी उसी ने की है, लेकिन डोरा इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और कहती है कि डॉक्टर ने अपनी जिंदगी अहिंसा को समर्पित की है। जाने से पहले मार्गरेट उसे समझाती है कि बीमार मुर्गियों को कभी मत पकाना, क्योंकि वे जहरीले टॉक्सिन्स से भरे हुए हैं। इसी बीच रूडी समुद्र तट पर होता है, जहां उसे एक छोटी नाव दिखाई देती है। वह तुरंत तैरकर उसके पास पहुंचता है और इसाबेला ले जाने की गुजारिश करता है, लेकिन कप्तान कहता है कि उसके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। लेकिन जैसे ही बेताब रूडी उसे 200 सुक्रेस देने की पेशकश करता है, कप्तान राजी हो जाता है और उसे नाव पर चढ़ा लेता है। दूसरी ओर रिटर को आखिरकार अपने लिखने में एक बड़ी सफलता मिलती है और वह एक नई फिलॉसफी गढ़ लेता है। वह बड़े उत्साह से यह बात डोरा से साझा करता है। तब डोरा सुझाव देती है कि इस पल को जश्न में बदलते हैं और चिकन खाकर मनाते हैं। बाद में वह जानबूझकर उसे वहीं सड़े हुए मुर्गे खिलाती है, जिसे रिटर बिना किसी शक के खा लेता है। कुछ घंटों बाद डोरा व्हिटमर परिवार के पास आती है और कहती है कि रिटर बहुत बीमार हो गया है और उनकी मदद चाहिए। वे लोग तुरंत उसके घर पहुंचते हैं, जहां हैंज हैरान होकर पूछता है कि यह सब क्या हुआ, लेकिन डोरा कुछ कह पाती। उससे पहले ही मार्गरेट बोल उठती है कि यह फूड पॉइजनिंग है, जो एक मासूम सी गलती है। बाद में जब रिटर मौत के करीब पहुंच जाता है तो डोरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब वह अमर हो गया है। अपने आखिरी बचे हुए दम से रिटर उसे कोसता है और फिर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है।
इसके बाद दृश्य कट होता है शरद ऋतु पर, जब गवर्नर द्वीप पर जांच करने पहुंचता है कि आखिर यहां हुआ क्या है, और यह साफ हो जाता है कि रिटर ने वाकई उसे एक चिट्ठी भेजी थी। रिटर की लिखी चिट्ठी में यह दावा किया गया था कि बैरोनेस की हत्या हैंस ने की है, लेकिन हैंस पूरी तरह निर्दोष होने की बात कहता है। जब गवर्नर मार्गरेट से सवाल करता है तो वह अपने पति का मजबूती से बचाव करती है, लेकिन गवर्नर खुलासा करता है कि डोरा ने भी यह पुष्टि की है कि कातिल हैंस ही था। इस पर मार्गरेट तर्क देती है कि असल में डोरा ने ही रिटर को मारा, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि एक आदमी जो 4 साल तक इस द्वीप पर जिंदा रहा, वह अचानक सड़ा हुआ चिकन खाकर किसी नौसिखिए की तरह मर जाए। वह यह भी बताती है कि उसने डोरा को 1 दिन पहले स्वस्थ मुर्गियां दी थीं, लेकिन उसने जानबूझकर उनका इस्तेमाल नहीं किया। जब मामला सुलझ नहीं पाता तो गवर्नर तय करता है कि वह द्वीप छोड़ देगा, और डोरा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन व्हिटमर परिवार यही रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब यह द्वीप ही उनका असली घर बन चुका है। फिल्म के अंत से पहले यह सामने आता है कि एलोइस और रॉबर्ट की लाशें कभी नहीं मिली। डोरा जर्मनी लौट गई, जहां 1943 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत से पहले उसने फ्लोरियाना की घटनाओं पर अपनी कहानी प्रकाशित की। इसके जवाब में मार्गरेट ने भी एक किताब लिखी जो डोरा के बयान से बिल्कुल अलग थी। वहीं रूडी कभी इसाबेला नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह और कप्तान फ्लोरियाना से 150 नॉटिकल मील दूर समुद्र में मिले। असल में उनकी नाव का ईंधन खत्म हो गया था और वह बहकर रास्ते से भटक गई थी। आखिर में मार्गरेट 2000 तक इस द्वीप पर जीवित रही और 96 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। आज भी उसके वंशज इस द्वीप पर एक छोटा सा टूरिस्ट होटल चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।